पिछली रात मैंने एक सपना देखा कि दुनिया के सारे लोग एक बस में बैठे हैं और हिंदी बोल रहे हैं। फिर वो पीली सी बस हवा में गायब हो गई और मेरे पास बच गई सिर्फ मेरी हिंदी, जो अंतिम सिक्के की तरह हमेशा बच जाती है मेरे पास हर मुश्किल में। ये कविता केदारनाथ सिंह की है। कविता मैंने आपको क्यों सुनाई? क्योंकि केदारनाथ सिंह हिंदी के सशक्त हस्ताक्षर हैं और आज हिंदी दिवस है। उनकी एक कविता हिंदी को लेकर जो तमाम जिरह है, जो तमाम डिबेट है, उसका एक सार है। इससे पहले कि आप कमेंट बॉक्स में बोलें कि भैया हिंदी दिवस की बात कर रहे हो और जिरह और डिबेट जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, तो मैं बता दूं कि संवाद, संचार यही मूल है। भाषा इसकी एक पद्धति है, इसका एक मेथड है। हिंदी और इंग्लिश को लेकर तमाम डिबेट रहती है कि आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं कि इंग्लिश में। कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा पब्लिक प्लेस जहां तमाम लोग इंग्लिश भाषी हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेज़ी नुक्ते के साथ, वहां पर मैं या आप हिंदी में बात करने में कितने सहज हैं, कितने कंफर्टेबल हैं, इस पर हम बात करेंगे अपने तमाम साथियों से। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि हम कहीं ग्रुप में या पब्लिक प्लेस पे हैं और सारे लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ थोड़ा सा प्रेशर फील होता है, ख़ासकर उनको जिनको हिंदी नहीं समझ में आती, एकदम बहुत ही क्लिष्ट जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो अगर हमें अपने कोई विचार रखने भी होते हैं किसी के सवाल पर या किसी ने कुछ पूछा है, तो थोड़ी सी हिचकिचाहट हो जाती है। तो जो विचार होते हैं उस टाइम पे वो हमारे मन में रह जाते हैं। शुरुआत में मेरे साथ 2-3 ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ पर मैं बहुत हिचक जाती थी कि यार ये लोग तो इतनी तगड़े वाली इंग्लिश बोल रहे हैं और मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। लेकिन अब मैंने धीरे धीरे सुधार किया। सुधार ऐसे कि अब अगर कोई इंग्लिश बोल भी रहा होता है तो मैं शुरुआत करती हूँ हिंदी में बोलने की। फिर अब ये होता है कि सामने वाला खुद ही हिंदी में आ जाता है। मेरे साथ भी सेम ऐसी चीज़ें होती हैं कि मतलब सामने वाले 4 लोग बोल रहे हैं इंग्लिश में और फिर ये होना प्रेशर बनने लगता है कि यार उनको तो इंग्लिश आती है, मुझे नहीं आती है। मैं बोल पाती हूँ, मैं मतलब अंदर से आ रहा है इंग्लिश, लेकिन वो स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा। तो लगता है कि ठीक है हिंदी बोल दो, एटलीस्ट उन्हें सामने वाले को समझ में आना चाहिए। और दूसरा ये कि आप जो बोल रहे हो एटलीस्ट वो तो सही बोलो, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी, उन्हें समझ में आना चाहिए। और हिंदी हमारी एकदम मातृभाषा है, तो ऐसा भी लगता है कि इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी प्रेफर करते हैं। और अगर इंग्लिश ही आती तो किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इंग्लिश वाले किसी मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में भी काम कर लेते। लेकिन ठीक है, हिंदी है तो कंफर्टेबल है, इंग्लिश नहीं आती है तो इतना कोई लोड नहीं होता है। देखिए, डर तो लगता ही है कि सबको डर लगता है एक तरह से। जो लैंग्वेज आपको नहीं आती, अगर उस लैंग्वेज में बात करने को किसी को बोल दिया जाए तो सबको डर लगता है। आप ड्यू क्यों नहीं पीते? लेकिन हाँ, ड्यू पीने से इंग्लिश नहीं आती तो सब लोग ड्यू पी के इंग्लिश बोलते हैं आजकल, लेकिन इंग्लिश उससे नहीं आती। हाँ, चैलेंजेस होते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है और मेहनत कीजिए, वो वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, छोटे छोटे आउटलेट पे भी अब हम कहीं भी जाएँ शॉपिंग के लिए या कुछ खाने के लिए भी, तो वहाँ भी अधिकतर बातें सब इंग्लिश में ही करते हैं। ऐसे वातावरण में अगर मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ तो मैं हिंदी में कितना सहज रहूँगा? हिंदी को लेके मेरा सिर्फ ये कहना है, सहज तो हम लोग कई बार, क्योंकि जो खासकर एक मिडिल क्लास है, जिस तरह से हमारा मध्यम वर्गीय परिवार है, उससे हम जिस तरह से बच्चे की परवरिश होती है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक अंग्रेजी को लेकर के रहता है कि भाई इसको आनी चाहिए। और इस वजह से जब ग्रो करते हैं, जैसे हमारी पीढ़ी है, तो जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं या जब व्यावसायिक जीवन में हम लोग आते हैं, तो फिर वो प्रेशर महसूस होता है, वो दबाव हमारे ऊपर वो महसूस होता है और कहीं भी जाते हैं तो वो झिझक होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्योंकि ऑब्वियसली कई बार क्योंकि अंग्रेजी को इस तरह से खड़ा कर दिया गया है कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आते तो आप कमतर हैं ना, तो लेकिन वो धीरे धीरे उससे होता ही है कि एक लेवल के बाद जब आप समझ जाते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं तो शुरू में लगता था कि यार अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं आती जितनी आनी चाहिए, जितनी लोग इतनी मतलब धुआंधार बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप ग्रो करने लगते हैं तो एक बार लगता है कि नहीं, हिंदी जो है अगर आप उसमें भी एक्सप्रेस कर रहे हैं चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर रहे हैं तो वो उतना फ़र्क नहीं पड़ता और झिझक होती है। लेकिन धीरे धीरे जब आप अनुभव आपका बढ़ता चला जाता है तो आप उस बैरियर को या उस बाधा को जो है क्रॉस कर लेते हैं मेंटली। मुश्किल तो होती है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। आप हिंदी भाषाई क्षेत्र के हैं, हिंदी में ही बोलना प्रेफर करते हैं, एक्सप्रेशन आप ज़्यादा अच्छा हिंदी में देते हैं, एक्सप्रेस अपने को ज़्यादा हिंदी में करते हैं, तो वहाँ मुश्किल होती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप काम करते करते चीज़ों को समझते सीखते हैं, फिर अपने आप को उसमें एकोमोडेट करते हैं
तमाम मुश्किलों के बाद भी हम हिंदी वाले लोग कुछ बोल लेते हैं इंग्लिश, लेकिन सहजता उतनी नहीं रहती है। चीन तो हमारे पड़ोसी देश है, उसने अंग्रेजी पे महत्व नहीं दिया। ठीक है, क्या वो हमसे गरीब है? क्या वहाँ पे रोज़गार की कमी है हमसे? तो ये कहना कि हाँ अंग्रेजी अगर हम नहीं जानते तो हम ग्लोबल नहीं हो पाएंगे और हमारे यहाँ से दूसरी दिक्कतें होंगी, मुझे समझ में नहीं आती बात। तो क्या मैं मेरे कहने का मतलब ये आप समझ रहे हैं कि मैं अंग्रेजी का विरोधी हूँ? बिल्कुल नहीं। भाषा मेरे आज हिंदी दिवस है तो मैं अपने गुरु, हिंदी जी के गुरु जो थे उनको याद कर लेता हूँ। उन्होंने कहा था बेटा भाषा को बनाओगे तो भाषा आपको बनाएगी। तो भाषा कोई भी हो, हिंदी हो अंग्रेजी हो, भाषा में आप जितने दक्ष होंगे और जितनी भाषाओं में दक्ष होंगे, आपके करियर, आपकी पर्सनालिटी सब में विकास होगा। इसमें तो मैं निजी उदाहरण से ही आपको बताऊंगा कि 12th तक की पढ़ाई हमने अपने गांव से ही की। मतलब वो शहर में था कॉलेज, लेकिन गांव से आना जाना होता था। और उसके बाद डायरेक्ट लैंडिंग हुई हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस में, क्योंकि मार्क्स कम थे, वहाँ बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम हुआ था। और मोतीलाल नेहरू सांध कॉलेज में मैंने दाखिला लिया हिस्ट्री ऑनर्स में, फर्स्ट ईयर। वहाँ भी सांध कॉलेज था, लेकिन टीचर्स जो थे वो बहुत प्रकांड विद्वान और सब अंग्रेज़ी के थे। और जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शायद उनका नाम था, और वो सोनिया गांधी को हिंदी भी सिखाते थे। लेकिन जब पढ़ाई शुरू हुई तो शुरू में थोड़ा सा लगा एटमॉस्फेयर में, उसमें जेल करने में, उसमें घुलने मिलने में कि कैसे। लेकिन चूँकि व्याकरण की समझ थी, भाषा की समझ थी, अंग्रेज़ी की, बोल नहीं पा रहे थे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। तो जब पढ़ाई शुरू हुई तो उसको हमने आत्मसात करना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ, फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर्स आए तो फिर मैंने माइग्रेशन लिया नॉर्थ कैंपस रामजस कॉलेज। वहाँ का माहौल और थोड़ा जो कहते हैं कि बहुत कूल टाइप का होता है, वहाँ पे मैं एक साधारण सा वैसा वेशभूषा, जैसे मफलर भी डालता था। केजरीवाल तो बाद में पॉपुलर हुए, तब मुझे याद है कि मैंने मफलर पहनना बंद किया था। सर हमारे इन हाउस मफलर मैन है सर हमारे। हाँ नहीं, तब मैंने बंद किया, फिर अब दोबारा डालना शुरू किया। मैंने कहा भाई इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अंग्रेज़ी और हिंदी दाँ, ज़िंदगी अपनी है, जीना खुद है। लेकिन जब मैंने वहाँ पढ़ाई शुरू की रामजस में नॉर्थ कैंपस पे, और फिर मैंने डिबेटिंग सोसाइटीज़ में भी मैं जाने लगा और खुल के हिंदी बोलता था। हिंदी मीडियम से, चूँकि क्लासेस एक होती हैं, आप चाहे इंग्लिश में, हिंदी मीडियम से मैं टॉप करता था, टॉप 1 2। तो वैसे कुछ नहीं, खुद में बल्कि आत्मसम्मान और बढ़ा कि अरे ठीक है भाई, हिंदी में क्या दिक्कत है। फिर मैंने प्रयोग करना शुरू किया हिंदी और अंग्रेज़ी का। आपको आश्चर्य होगा, बहुत कम लोग जानते हैं, चूँकि निजी जीवन का अनुभव है, कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद जब मास्टर्स किया तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इंग्लिश में एग्ज़ाम दूंगा। और हमने हिस्ट्री में भी 3 साल में 1 ईयर मैंने इंग्लिश में एग्ज़ाम दिए, 1 ईयर मैंने हिंदी में दिया। मास्टर्स फिर मैंने सारे इंग्लिश में दिए और ठीक ठाक नंबर्स आए। तो बोलचाल जीता रहा हिंदी को, लेकिन अंग्रेजी से मेरी कोई नफ़रत नहीं थी, अंग्रेजी को भी मैंने सीखा। ये काफ़ी हद तक कंक्लूड हो चुकी है हमारी बात कि 3S ये हमें आज हिंदी दिवस पे याद रखना है। संचार, संवाद और सहजता। इसके बाद चौथे सा पे आते हैं जो है समाप्ति। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।